फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। जून मंथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। पहला स्पेस टेक्नोलॉजी में GSAT-24। ये KU बैंड पर आधारित कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वेट है इसका 4180 किलोग्राम। इसे बनाया तो इसरो ने है, लेकिन इसके सारे राइट्स और इसे लॉन्च कराने का काम किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इसे लॉन्च कराया गया था फ्रेंच गुआना के कोरू सेंटर से एरियन 5 स्पेस लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में गया है, जो कि हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आगे जानते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ICICI बैंक, HDFC बैंक, UPI आदि के IT रिसोर्सेज को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया है। अब यहाँ पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जिनसे छेड़छाड़ करने पर आपको 10 वर्ष की सजा हो सकती है, क्योंकि ये रिसोर्सेज नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के पर्पज से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब CII को रेगुलेट करने वाली नोडल एजेंसी है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, जिसे 2014 में बनाया गया था। आगे जानते हैं ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ वर्ड प्लेग के लिए यूज किया गया था, जो लगभग 1347 के टाइम पूरे यूरोप में फैला था। प्लेग में बॉडी में कालेपन आने के कारण इसे ब्लैक डेथ कहा गया। 1338 से 39 के मध्य और इसके लगभग 7-8 सालों तक पूरे वर्ल्ड को प्लेग ने प्रभावित किया था। इसे मोर्टल डिजीज ऑफ बबॉइस और महामारी या पेस्टिलेंस ऑफ बबॉइस भी कहा जाता है। प्लेग एक जूनोटिक डिजीज है। इसमें इंटेंस फीवर होना, जॉइंट्स में पेन होना, वॉमिट में ब्लड आना आदि लक्षण दिखते हैं और 2 से 7 दिन के मध्य विक्टिम की डेथ हो जाती है। आगे है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया है और डेवलप किया है श्री मनसुख भाई प्रजापति ने, जो गुजरात से है। एंड दिस रेफ्रिजरेटर विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवेपोरेटर कूलिंग। इसी प्रिंसिपल पर मटका भी काम करता है। ये मिट्टी से बना हुआ फ्रिज 2 ब्लॉक्स के साथ आता है, जिसके आसपास 10 लीटर तक का पानी भर दिया जाता है, जो इसे ठंडा रखने का काम करता है। आगे है पृथ्वी 2 मिसाइल। हाल ही में इसका सक्सेसफुल नाइट ट्रायल कंडक्ट कराया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल DRDO द्वारा डेवलप की गई सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। अब पृथ्वी 2 के साथ ही ना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 और मिसाइल्स को भी डेवलप किया गया था। 1986 से 2008 तक का मिशन था ये। इनमें 5 मिसाइल्स हैं। पहली पृथ्वी 2 मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा अग्नि मिसाइल, जो मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तीसरा त्रिशूल, जो शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। फोर्थ है आकाश, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है 25 किलोमीटर की रेंज के साथ। इसमें मल्टी टारगेट हैंडलिंग सिस्टम भी होता है। फिर फिफ्थ आती है नाग मिसाइल, जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर आधारित एंटी टैंक मिसाइल है। आगे बात करते हैं वेब 5.0 के बारे में। तो ट्विटर के फार्मर CEO जैक डॉर्सी ने कहा है कि वे एक ऐसा न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें किसी भी व्यक्ति से संबंधित डेटा या आइडेंटिटी की ओनरशिप उसी व्यक्ति के पास ही होगी। मतलब वेब 5.0 डेटा सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, डेटा प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए काम करेगा। इसे समझने के लिए हम विभिन्न वेब के जनरेशन की बात करते हैं। वेब 1.0 था, जिसमें रीड ओनली इंटरनेट था, जिसमें हम डेटा को रीड कर सकते थे। फिर वेब 2.0 आया, जिसमें रीड एंड राइट इंटरनेट था, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब भी आ जाता है। इस इंटरनेट का यूज हम अभी कर रहे हैं। इसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डेटा को डाल सकते हैं। इसमें ये सारे ऐप इंटरमीडियरी का काम करते हैं और इन्हीं इंटरमीडियरी के कारण प्राइवेसी खतरे में भी आती है। तो अगली जनरेशन आती है वेब 3.0। ये अभी डेवलप हो रही है। इसमें रीड, राइट और एग्जीक्यूट का फंक्शन आता है। डेटा डिसेंट्रलाइज होता है। एग्जांपल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन बिना इंटरमीडियरीज के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है। अब इसके बाद डायरेक्ट आ रहा है वेब 5.0, जिसमें यूजर अपनी आइडेंटिटी का खुद ओनर होगा और अपने डाटा को कंट्रोल भी करेगा। अब इसमें यूजर को एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें यूजर अपना डेटा अपलोड कर सकता है और इस वॉलेट का एक्सेस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसे एप्लीकेशन को दे दिया जाएगा, जो सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ना कि उस डेटा को ओन करेंगे, और डेटा की प्राइवेसी बनी रहेगी। आगे जानते हैं इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट के बारे में। ये सामुद्रिक निगरानी के लिए 38 इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग है, जो कि अंडमान सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कंडक्ट हुई। इंडोनेशिया के साथ अन्य एक्सरसाइज है इंडिया की समुद्र शक्ति बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और गरुण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं इन स्पेस के बारे में। हाल में प्राइम मिनिस्टर ने हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन किया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के।
तो यह जो इन स्पेस है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज और प्रमोट करेगा। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। आगे जानते हैं एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डोस्टारलीमैब। हाल ही में यूएसए के डॉक्टर्स ने डोस्टारलीमैब से 12 कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया है सक्सेसफुली, बिना किसी सर्जरी और कीमोथेरेपी के। ये रेक्टल कैंसर के मरीज थे। ये कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में होता है। अब डोस्टारलीमैब अपने ट्रायल वर्जन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में यूज की गई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए गए मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन को अटैक करती है। आगे जानते हैं ईवीटोल के बारे में, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के ईवीटोल एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर को इनवाइट करेगी कि वे अपने बेस यहाँ इंडिया में भी इस्टेब्लिश करें। ईवीटोल एयरक्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जहाँ पर छोटे इंजन के साथ ही इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। आगे है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। यह इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसे डेवलप किया है इंडिया, बेल्जियम, कनाडा आदि के एस्ट्रोनॉमर्स ने, और एस्टैब्लिश किया जाएगा इसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। अब टेलीस्कोप में हमें पता है कि मिरर होता है, तो उस मिरर को लिक्विड के थ्रू बनाया गया है। इसमें एक बॉल के शेप का कंटेनर है जिसमें मरकरी की फिल्म चढ़ाई गई है। ये लगभग 4 मीटर डायमीटर का रोटेटिंग मिरर है जो स्काई में होने वाली एक्टिविटीज और स्पेस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। आगे आर्टिकल है हिमार्स के बारे में। ये यूनाइटेड स्टेट्स का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसे यूएसए यूक्रेन को दे रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर के लिए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है ये हिमार्स। आगे जानते हैं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक लिमिटेड से। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल डिलीवर करेगा। अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब 20 नॉटिकल माइल या 37 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। इसे डेवलप और डिजाइन डीआरडीओ ने किया है, जिसे सुखोई MK1 तेजस एयरक्राफ्ट और नेवी के MiG-29K में डिप्लॉय किया जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022। ये समिट यूनाइटेड नेशन का पहला और सबसे बड़ा एनुअल गैदरिंग है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज को टैकल करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD आदि ने मिलकर को-ऑर्गेनाइज कराया। इस समिट की थीम थी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर वेल बीइंग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम कोऑपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे बात करते हैं लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कलोल, गुजरात में। अब लिक्विड नैनो यूरिया को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में डेवलप किया गया है। अब ये जो यूरिया है ना, खेतों में प्लांट्स को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन इससे उस लैंड की फर्टिलिटी कमज़ोर होती है और यदि 100% यूरिया डाल रहे हैं तो 25% ही इसकी एफिशिएंसी रहती है। लेकिन अब ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, इसकी एफिशिएंसी लगभग 85% है। इसे डायरेक्ट पत्तियों में स्प्रे किया जाएगा, ना कि मिट्टी में मिलाया जाएगा। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। इसकी खुद की सेल्फ लाइफ 1 साल की होती है। आगे जानते हैं परम अनंत के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर है जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 75 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने थे। उसके फेज 2 में यह 15वां सुपर कंप्यूटर है। इसे एस्टेब्लिश किया गया है IIT गांधीनगर में। इसे डेवलप किया है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने मिलकर IIT गांधीनगर के साथ। परम अनंत की स्पीड 838 टेराफ्लॉप का पीक परफॉर्मेंस देने की है। अभी तक डेवलप टोटल 15 सुपर कंप्यूटर्स की टोटल कैपेबिलिटी 24 पेटाफ्लॉप हो गई है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जून में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।